गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। क्लास भाई शुरू होगी क्या अभी? सोनू प्रजापति, रामपाल, जतिन, कार्तिक। हम्म ये कह रहा सर जी PYQ की प्रैक्टिस की बुक कहाँ से ले? कहीं से ले लो, मार्केट में जाओ, जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर खरीद लो। ठीक है, तो आप इजीली खरीद सकते हैं। चलो, हमने कल की क्लास में आपको बेटा लीनियर एक्सपेंशन पढ़ाया था और उसका एक फॉर्मूला बताया था कि लंबाई में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है। ओरिजिनल लंबाई क्या है, मटेरियल क्या है और टेम्परेचर में चेंज क्या है ना। ये लंबाई में चेंज का फॉर्मूला होता है अल्फा एल डेल्टा टी, ऐसे कर लो याद इसे। लंबाई में चेंज होता है अल्फा एल डेल्टा टी। तो लंबाई में चेंज इस बात पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर में चेंज कितना कर रहे हैं, ओरिजिनल लंबाई क्या है और मटेरियल क्या है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन जो है इससे जुड़ा हुआ, आप ये करेंगे, इसने कहा इफ ए 1 किलोमीटर लॉन्ग स्टील रेल सफर 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन बाय हाउ मच विल बी इट्स लेंथ इन इंक्रीज इन मीटर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील दे रखा इतना। कह रहा 1 किलोमीटर लंबी स्टील की छड़ के तापमान में 50 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, ये आपको बताना है मीटर में। ठीक है। कार्तिक कह रहे सर मैंने सारी क्लास के नोट्स बना लिए हैं अभी तक के जितनी क्लासेज में, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बेटा देखो, ये जो हमने कल आपको बताया था उसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये कह रहा आपसे कि 1 किलोमीटर लंबी स्टील की छड़ है तो ओरिजिनल लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर की है, और कह रहा है कि स्टील की जो छड़ के तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया, तो चेंज कितना किया 50 डिग्री सेल्सियस का, तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी आपको बताना है कि लंबाई में चेंज कितना होगा, ये आपको निकालना है। और लंबाई में चेंज आपको निकालना है मीटर में, तो यानी कि जो ओरिजिनल लंबाई है से भी मीटर में लिख लो, फिर 1000 मीटर। और जो स्टील का रैखिक प्रसार गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसे हमने कल अल्फा कहा था, ये कितना है 1.2 गुणा 10 की पावर -5। हिंदी में देखो यहाँ पे है, इधर से इधर एक ही जगह लिखा है 1.2 गुणा 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स, क्योंकि हमने बताया था इसकी यूनिट होती है 1/केल्विन, तो केल्विन को ऊपर लेके चले गए तो इसने यहाँ पे केल्विन की पावर -1 लिख दिया। अच्छा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है केल्विन में, तो बेटा टेम्परेचर में चेंज दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। आपको पता चेंज जो होता है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में तो सेम ही होता है, तो यहाँ पर भैया 50 केल्विन लिख लो। अब इसे आप सोल्व कर लो, तो लंबाई में चेंज का फॉर्मूला क्या है अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.2 गुणा 10 की पावर -5, एल की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर, और टेम्परेचर में चेंज है 50 का। इसे आप सोल्व कर लेंगे तो पॉइंट से चला गया 0, तो 12 पंजे 60 और 3 जीरो और है 1 2 3 और 10 की पावर है -5, तो 1 2 3 4 5, तो लंबाई में चेंज आ जाएगा 0.6 मीटर का। तो जब हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले से आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। बस आपको इस बात को ध्यान रखना है, जैसे रामपाल ने किया आपको भी ऐसे करने हैं कि भाई आपको लंबाई में चेंज करा कि मीटर में बताओ, तो ओरिजिनल लंबाई भी आप मीटर में लिख लो, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लिया। अल्फा की वैल्यू देखिए 1.2 गुणा 10 की पावर -5 केल्विन की पावर -1, तो तापमान में चेंज जो है जो डिग्री सेल्सियस में लिखा है, और आपको पता है कि चेंज तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में आपको पढ़ा रखा है, सेम ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड लिखेंगे हम। सेकंड पॉइंट कल हमने लिखा था लीनियर एक्सपेंशन, आज हम लिखेंगे एरियल एक्सपेंशन। सब कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। एरियल एक्सपेंशन, अब देखो एरियल एक्सपेंशन क्या है। जैसे हमारे पास में बेटा मान लो कि ये एक मान लो कि प्लेट है हमारे पास में, ठीक है, और इस प्लेट को हमने, ये प्लेट मान लो ये सर्कुलर एक प्लेट है, एक प्लेट, और इस प्लेट का जो एरिया है वो मान लो कि ए है। अगर इस हम
प्लेट को बेटा कुछ हीट देंगे, जैसे अगर हम कुछ हीट दें तो ये मान लो कि प्लेट फैलकर इतनी हो गई, इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, प्लेट का जो एरिया है वो बढ़ चुका है। अब इसका जो एरिया है वो मान लो कि बढ़ गया, हो गया ए डैश। तो किसी प्लेट का एरिया ए था, आपने उसे कुछ हीट दी, उष्मा दी, वो प्लेट फैल गई। भाई हीट देने से चीजें एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। तो इसके एरिया में जो चेंज हुआ वो कितना है, फाइनल एरिया कितना है, ए डैश, इनिशियल है ए, तो एरिया में चेंज हुआ इसके ए डैश माइनस ए। अब हमें समझना है कि इसके एरिया में जो चेंज होगा किस किस बात पर डिपेंड करेगा। आपको सर सिंपल सी बात है, कल आपने बताया था कि लंबाई में चेंज इस बात पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लंबाई कितनी थी। जितनी ज्यादा लंबाई वस्तु की शुरुआत में होगी तो उसके बढ़ने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो जितना इसका ओरिजिनल एरिया होगा वो इंपोर्टेंट है। दूसरा, आप टेम्परेचर में चेंज कितना कर रहे हो उतना वो इंपोर्टेंट है। तीसरा, इस प्लेट का मटेरियल क्या है, तो मटेरियल के लिखेंगे हम बीटा। तो एरिया में जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है बीटा ए डेल्टा टी। यहाँ पे ए का मतलब होता है ओरिजिनल एरिया क्या है, ओरिजिनल एरिया, वास्तविक क्षेत्रफल क्या था, ये उसका शुरुआती क्षेत्रफल कह लो इसे, प्रारंभिक क्षेत्रफल। डेल्टा टी क्या है, तापमान में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। और बीटा है बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और इसकी वैल्यू डिपेंड करते हैं कि अपने तार या प्लेट किस मटेरियल के लिए है। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अब ये हमारे पास में है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अगर मैं आपसे कहूं जैसे लंबाई में चेंज किस पर डिपेंड करा था, ओरिजिनल लंबाई क्या है, टेम्परेचर में कितना चेंज कर रहे हैं और मटेरियल पे। ठीक ऐसे एरिया में चेंज भी है कि शुरुआत का एरिया कितना ज्यादा है, तापमान में कितना चेंज किया, मटेरियल क्या है। अगर मैं ऐसे फिर से आपसे पूछूंगा जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो आप क्या बताएंगे। आप कहेंगे सर एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो एरिया में चेंज भी मीटर स्क्वायर में नापेंगे, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कट जाएगा। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, तो केल्विन नीचे जाएगा तो इसकी यूनिट भी बनेगी 1/केल्विन। तो पेपर में चाहे लीनियर एक्सपेंशन पूछे चाहे एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन आए या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आए चाहे रेखीय प्रसार गुणांक आए, इनकी यूनिट होती है 1/केल्विन, यानी कि केल्विन की पावर -1 के बराबर। तो पेपर में अल्फा हो चाहे बीटा हो, रेखीय प्रसार गुणांक हो चाहे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, दोनों का मात्रक केल्विन की पावर -1 है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमारे पास में होता बेटा एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनिक प्रसार, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनिक प्रसार। तो उसमें अभी समझो, से मान लो कि मेरे पास में एक कोई गोला है, ठीक है, इस गोले का बेटा वॉल्यूम है v, यहाँ आपको रिंग जैसा दिख रहा है, गोला समझ लेना, इसे गोला है, इसका वॉल्यूम है v, इसे हमने कुछ हीट दी और इसका वॉल्यूम बढ़ के हो गया v डैश, है ना। तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा, इसके आयतन में जो चेंज होगा वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, एक तो इसी बात पे कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, टेम्परेचर में चेंज कितना कर रहे हैं आप, और इसका मटेरियल कौन सा है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम गामा। तो वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है गामा वी डेल्टा टी के बराबर। अब इसमें भी सबकी वही चीजें हैं, जैसे यहाँ पे वी क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, वास्तविक आयतन क्या था या प्रारंभिक आयतन क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा टी वही है, तापमान में कितना चेंज कर रहे हैं आप, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। और गामा को बोलते हैं यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, हम कहते हैं आयतनिक प्रसार गुणांक, आयतनिक प्रसार गुणांक। तो गामा जो है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या बनेगी,
बेटा वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में, वॉल्यूम में चेंज मीटर क्यूब में नापेंगे, कट जाएगा। तापमान के लिए होता है केल्विन, नीचे जाके बनेगा 1/केल्विन। ये आप पूछ सकते हैं केल्विन की पावर -1। तो पेपर में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आए, एरियल एक्सपेंशन आए, चाहे वॉल्यूमेट्रिक आए, अल्फा बीटा गामा किसी की बात करें, रेखीय प्रसार गुणांक हो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, चाहे आयतनिक प्रसार गुणांक हो, इन तीनों का मात्रक केल्विन की पावर -1 है। और आपसे पेपर में अगर पूछ ले कि लंबाई में चेंज या क्षेत्रफल में चेंज या आयतन में जो चेंज है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो आप बोलेंगे कि वो ओरिजिनल वॉल्यूम में लंबाई या क्षेत्रफल क्या है, तापमान में कितना चेंज है और मटेरियल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ग्रुप डी के लिए कहां से न्यूमेरिकल करें, ग्रुप डी के लिए यहीं से करो। और तुम्हें यहाँ इतना पढ़ा दिया है, तुम्हें अब तो ग्रुप डी का ही नहीं हो पा रहा तुम्हारे से, मतलब तुमने पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, तुमने क्लास सारी की नहीं है। जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि ग्रुप डी के लिए न्यूमेरिकल कहां से करें, तो समझ जाओ कि उसने कोई क्लास व्लास नहीं ली, वो केवल टाइम पास कर रहा है। अच्छा बेटा, जो अल्फा बीटा गामा है, इनमें का आपको रिलेशन भी याद रखना है कि जो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतनिक प्रसार गुणांक है ना, इनमें एक रिलेशन है अल्फा अपॉन 1 इजगल टू बीटा बाई 2 इजगल टू गामा बाई 3। इन तीनों में एक रिलेशन भी याद रखेंगे। तो अगर कल को पेपर में पूछ ले कि जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो अल्फा अपॉन 1 इजगल टू बीटा बाई 2 इजगल टू गामा बाई 3। तो अगर आप यहां से बीटा निकालेंगे तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 अल्फा के बराबर। ऐसे अगर आप यहां से कोई पूछे कि गामा किसके बराबर होता है, गामा होता है 3 अल्फा के बराबर। ऐसे पूछ ले कि ये गामा 2 गामा किसके बराबर आ रहा है बेटा, यहाँ पे 2 गामा आ रहा है 3 बीटा के बराबर, तो यानी कि गामा हो जाएगा 3/2 बीटा के बराबर। तो पेपर में आपसे बीटा और अल्फा में रिलेशन पूछ लेगा तो ये है, गामा अल्फा के बीच में रिलेशन पूछ लेगा तो ये है, गामा बीटा के बीच में रिलेशन पूछेगा तो ये है। पर ये रिलेशन को रट्टा मत मारना यहाँ से, बस सीधे याद कर लेना ये वाला अल्फा बाई 1 इजगल टू बीटा बाई 2 इजगल टू गामा ई बाई 3। अब पेपर में देख लेना किसके बीच में रिलेशन पूछा है, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन पूछेगा तो निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि बीटा जो है 2 अल्फा के बराबर है। अल्फा गामा के बीच में पूछेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, गामा जो है 3 अल्फा के बराबर है। या बीटा गामा में पूछेगा तो देख लेना कि 2 गामा 3 बीटा के बराबर है, तो गामा 3/2 बीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं बड़े आराम से। अब यहां से एक आध क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं हम इससे जुड़ा हुआ। जैसे क्वेश्चन ये है, ये आपको करना है। वरुण दित कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, अंत भला तो सब भला, सोचा चलो कोई क्लास तो की नहीं, लास्ट क्लास करके आपको विदाई दे दूं। थैंक यू सो मच। चलो भैया आप आए, बड़ा एहसान किया आपने हमारे ऊपर, धन्यवाद। जतिन कह रहे हैं हम सर हम रेलवे के एग्जाम के बाद मिलने आएंगे, जॉब लगने पर, आपका पढ़ाया पूरा कर लिया है। ओके बढ़िया, चलो। अच्छा इसने लिखा बेटा लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार उस पर निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ का जो बेटा रेखीय प्रसार है वो किस बात पर डिपेंड करता है, इनिशियल लेंथ पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। चेंज इन टेम्परेचर में करता है, मटेरियल का नेचर कैसा है उसी के ऊपर अल्फा की वैल्यू डिपेंड करेगी, यानी कि आंसर बनेगा हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने इसका आंसर डी लिखा है तो बिल्कुल ठीक है वो, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है डी। एक दो क्वेश्चन पिछली क्लास से देख लो। व्हाट इज द प्रोसेस by which a gas, what is the process by which a gas changes directly to a solid, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है। तो बेटा गैस कह रहा है कि सीधे ठोस में, ठोस सीधे गैस में नहीं कह रहा वो, कभी तुम सब्लिमेशन में टिक लगा के आ जाओ। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है, वो था डिपोजिशन, जमाव, ठीक है। तो ये मैंने जान पूछ के लिया क्वेश्चन, ये कहीं बच्चे सब्लिमेशन देखते भावुक हो जाते हैं और सब्लिमेशन पर टिक लगा के ना आ जाए। एक बच्चा फ्रीजिंग बता रहा है, अरे फ्रीजिंग होता है कि लिक्विड का सॉलिड में बदलना, वो होता फ्रीज करना। ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो भाई इतना पढ़ाने के बाद भी। एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल मुझे आपसे और करवाना है। कहां गया वो, ये इसने कहा है
इफ एन इनक्लोज्ड गैस इज कंप्रेस्ड टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, एक गैस को हमने कंप्रेस कर दिया उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से 60% तक, देन बाय हाउ मच इन परसेंटेज विल इट्स प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। कह रहा अगर तापमान को हम कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम को 60% तक कम कर दें तो इसका प्रेशर कितने परसेंट बढ़ जाएगा। यदि किसी गैस के निश्चित आयतन को उसके वास्तविक आयतन से 60% तक संपीड़ित कर गया है तो उसके दाब में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। करो ये सभी, इंदु शुभम वगैरह सब बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो इसलिए कहा है कि एक गैस को उसके वास्तविक आयतन से 60% तक कंप्रेस कर दिया गया तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें। बेटा मैंने आपको बताया था कल, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे हमें मिलता है बायल का नियम। याद आ रहा आपको, भाई हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी इजकल टू एन आर टी। तो मैंने आपसे कहा था कि एन और आर तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, अगर आप टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देंगे तो पीवी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि पी और वी हो जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आप वॉल्यूम कम करोगे, गैस को कंप्रेस कर दोगे, उसका वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर वॉल्यूम हमने क्या किया, गैस का जो भी वॉल्यूम था 60% कर दिया, लेकिन इफ एन इनक्लोज गैस इज कंप्रेस्ड टू 60%, तो उसका वॉल्यूम क्या किया 60% तक कर दिया, तो कह रहा है कि प्रेशर कितना बढ़ेगा। बट आपको पता है कि पी इक्वल टू होता है कांस्टेंट, तो यहां से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप यहां से फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम कि P1V1 इजगल टू P2V2। तो अब देखो यहां से अगर मैं P1 अपॉन P2 का रेशियो निकालता हूं, वो आ जाएगा V2 अपॉन V1 के रेशियो के बराबर। तो उसने कहा कि आपने उसका जो आयतन कर दिया वो कितना कर दिया, कंप्रेस टू 60%, यानी 100 से 60 कर दिया। तो अगर पहले वॉल्यूम उसका 100 था तो कंप्रेस करके अपने वॉल्यूम कर दिया उसका 60। तो रेशियो कितना आ गया, 20 40 20 से 60, 20 पंजे 100, यानी कि P1 और P2 का रेशियो आ गया 3:5। यानी कि अगर पहले प्रेशर 3 था, अब P2 बढ़ के प्रेशर हो गया 5। तो प्रेशर बेटा 3 से बढ़ के कितना हो चुका है 5। तो प्रेशर कितना इंक्रीज किया 2। कितने पे, ओरिजिनल कितना था 3, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करेंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा, यानी कि 66.7% आंसर है इस क्वेश्चन का। डी आंसर आएगा। भाई एक चीज देखो, जब भी आपसे उसने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें पता है कि बायल का नियम निकल के आता है कि पीवी की वैल्यू होती है कांस्टेंट के बराबर। यानी कि अगर ये कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। यानी कि P1V1 इक्वल टू P2V2 लगा दो यहां से, तो हमें P1 अपॉन P2 का रेशियो निकाला तो V2 अपॉन V1 आया, और वॉल्यूम कितना कर दिया, कंप्रेस टू 60%। अगर पहले 100 था, अब कंप्रेस करके 60 कर दिया वॉल्यूम, तो शुरुआत का वॉल्यूम 100 ले लिया तो फाइनल तो 60 हो गया। तो P1 और P2 का रेशियो आया 3:5 का, यानी अगर प्रेशर पहले 3 था तो बढ़ के हो चुका है 5। तो 3 से प्रेशर 5 हुआ, यानी कि कितना बढ़ गया 2, कितने ओरिजिनल वैल्यू 3 पर, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहां से इससे जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन और बड़े काम का देखना आप। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पेपर में आता भाई। ये क्वेश्चन नंबर 25 करो। करेंगे सब बच्चे इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो भाई साथ में। देखो इसने कहा है ए मेटल शीट विद ए सर्कुलर होल इज हीटेड द होल। एक बेटा हमारे पास में एक मेटल शीट थी, ये हमने एक मेटल शीट ली। अब जो मेटल शीट हमारे पास में है ये, इस मेटल शीट के अंदर एक सर्कुलर होल है। मेटल शीट के अंदर एक सर्कुलर होल। ठीक। अब अगर इस मेटल शीट का, जैसे बेटा मान लो ये मेटल शीट है, इसके रेडियस अभी आर है, स्मॉल आर। अगर इस मेटल शीट को हम गर्म कर दें तो होल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर आप बेटा किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं ना, तो सॉलिड की खास बात ये होती है जब आप गर्म करते हैं तो सॉलिड में कोई भी अगर आप दो अपोजिट पॉइंट लेंगे तो उनके बीच की दूरी इंक्रीज करती है। या आप इस मेटल शीट को गर्म करेंगे तो अगर आप इस सर्कुलर होल पर अगर दो अपोजिट पॉइंट ले लें, ये आपको दूर दूर जाते दिखाई देंगे। ऐसे दो पॉइंट ले लेंगे, ये भी दूर जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, दो अपोजिट पॉइंट ये भी दूर जाएंगे। इस मेटल शीट का जो सर्कुलर होल है ये इंक्रीज करके बिल्कुल परफेक्ट गोला गोला ही बनेगा और पहले से बड़े साइज का हो जाएगा। ये मेटल शीट तो फैलेगी फैलेगी, जो अंदर सर्कुलर होल है वो बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल जैसे सर्कुलर होल था बिल्कुल वैसे ही फैलेगा और पहले से बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा ना कि एक्सपेंशन, कि जब हम किसी वस्तु को हीट देते हैं तो हीट देने चीजें एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। तो जो मेटल शीट है तो फैलेगी, इस मेटल शीट के अंदर जो सर्कुलर होल है ये भी इंक्रीज करता है। जो बच्चों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगी उन्हें पता होगा, कई बार क्या किया जाता है फैक्ट्री वगैरह में, मान लो कि दो लोहे के पार्ट्स एक दूसरे के अंदर डालने हैं। अब मान लो कि जो होल है जिसके अंदर कोई मान लो कि लोहे की कोई रोड, कोई पिस्टन डालनी है, कोई छड़ डालनी है। अब जो छड़ का जो साइज है और जो होल का साइज अगर वो बराबर ही हो तो उससे हम क्या करते हैं, भट्टी में गर्म कर लेते हैं ताकि होल का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए। फिर उसके अंदर रोड डाल देंगे, जब ठंडे हो जाएगी वो मेटल की शीट तो जकड़ लेगी उसे, क्योंकि वापस होल वैसे होना चाहेगा। तो अगर किसी धातु की शीट के अंदर कोई एक सर्कुलर होल है तो गर्म करने पर बेटा उसका साइज इंक्रीज होगा, घटेगा तो है ही नहीं, सेम तो रहेगा ही नहीं, और डिफॉर्म भी नहीं होगा। जैसा साइज था बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से पूरा परफेक्ट गोले की तरह ही बड़ा हो जाएगा पहले के मुकाबले। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये करेंगे आप, ये कह रहा है कि कॉपर वायर इज बेंट एज शोन इन फिगर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक तांबे के तार को मोड़ा जाता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जब इसका तापमान बढ़ाया जाएगा तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। देखो अब हम इसने क्या किया, उसने एक तार ले लिया और ये तार जो उसने लिया ये ए है और ये पॉइंट है बी। इस तार का क्या रहेगा, जब हम कॉपर के तार को, तांबे के तार को गर्म करेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी क्या रहा है, घटेगी बढ़ेगी सेम रहेगी, कह रहा है कि इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इस तरह के कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो आप जब बेटा इसे गर्म करेंगे कहीं घर में ट्राई भी करना, एक कॉपर का तार थोड़ा सा मोड़ लेना, बीच में चिमटे से पकड़ के ना गैस के ऊपर रख देना, आपको दिखेगा कि ये जो तार है ना इसे फैलेगा, इसके जो पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी बढ़ती दिखाई देगी। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि सॉलिड की खास बात क्या होती है कि जब उसे गर्म करते हैं तो दो अपोजिट पॉइंट जो है उनके बीच की दूरी इंक्रीज करती है, वो ऐसे एक्सपेंड करता है। तो अगर आपके पास में एक मेटल का तार है और आप इसे गर्म करेंगे तो इसके जो बिल्कुल जो एंड है ना ये एंड दूर दूर जाएंगे और ये तार आपको सीधा सा होते हुए दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, बी ऑप्शन। तो चाहे पेपर में मेटल शीट के अंदर सर्कुलर होल की बात कर दे चाहे ऐसे वायर की बात कर दे, दोनों केस में हमारा आंसर होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखेंगे हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मा गतिकी के नियम। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मा गतिकी के नियम। सबसे पहले लिखेंगे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसे कहते हैं मैडम उष्मा गतिकी का शून्यता का नियम। उष्मा गतिकी का शून्यता का नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, पानी के लिए बोलता हूं।
देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये कहता है भाई मान लो कि दो सिस्टम है ए और बी। सिस्टम यानी कि कोई दो वस्तुएं हैं, दो सिस्टम है ए और बी, अगर ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय संतुलन में है, इनके बीच में ताप का संतुलन बन चुका है, ना तो ये से हीट दे रहा ना ये से हीट ले रहा है ना। जब दो वस्तु तापीय संतुलन में हो जाते हैं तो वो ऊष्मा का आदान प्रदान करना बंद कर देंगे। अगर ए और बी आपस में तापीय संतुलन में हो, ए और बी, और ऐसे ही अगर बी और सी भी तापीय संतुलन में है, ए और बी भी तापीय संतुलन में, हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बी और सी भी तापीय संतुलन में, हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो फिर ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में तापीय संतुलन में ही होंगी। भाई ए और बी तो है ही, और बी और सी भी है, तो फिर ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ना कि ना इसे हीट देगा ना इसे हीट लेगा। तो इसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसका मतलब यह है कि अगर ये ए और बी आपस में हीट नहीं ले रही है, दे रही है, और बी और सी भी नहीं ले रही दे रही थी, तो फिर ए और सी ने भी नहीं लिया, यानी इनके पास कुछ तो ऐसी चीज सेम है कि जिसके से हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, वो है टेम्परेचर। तो यानी कि अगर दो वस्तुओं का जो टेम्परेचर है, अगर तापमान अगर सेम है, तो उनके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। भाई सोचो कि ए और बी का तापमान 50-50 है, हीट ना लेंगे ना देंगे, दोनों को बराबर है, और बी और सी का भी तापमान 50-50 है, वो भी हीट नहीं ले रहे दे रहे, तो फिर भाई ए और सी भी तो लेंगे देंगे नहीं, क्योंकि ए का भी 50 है और सी का भी 50 है। तो पेपर में अगर पूछ ले कि टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें थर्मोडायनामिक्स के किस नियम से मिलता है, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मिलता है। और ये भी आ सकता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? बिल्कुल होंगे। यह कह देगा ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। किसने बताया? ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पता चला। और ये हमें क्या बताता है? ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो मिलता है वो जीरोथ लॉ से मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ, दूसरा पहले लेते हैं इसके मुकाबले, इफ system A is in thermal, if system A is in thermal equilibrium, if system A is in thermal equilibrium with system B, and separately system B is in thermal equilibrium, with system C, then definitely system A will be in thermal equilibrium, with system C। हिंदी में लिखेंगे, यदि निकाय A निकाय B के साथ तापीय संतुलन में हो, यदि निकाय A, हिंदी में बोलते हैं सिस्टम को निकाय, यदि निकाय A निकाय B के साथ तापीय संतुलन में हो, यदि निकाय A निकाय B के साथ तापीय संतुलन में हो, और अलग से निकाय B निकाय C के साथ भी तापीय संतुलन में है, और अलग से निकाय B भी निकाय C के साथ तापीय संतुलन में है, तो निकाय A और C भी तापीय संतुलन में होंगे। तो निकाय A और C भी तापीय संतुलन में होंगे। और हिंदी वाले समझ रहे हो मैंने क्या कहा? कि यदि निकाय A निकाय B के साथ तापीय संतुलन में हो, यदि निकाय A निकाय B के साथ तापीय संतुलन में हो, और अलग से निकाय B निकाय C के साथ भी तापीय संतुलन में है, तो निश्चित ही निकाय A और C भी तापीय संतुलन में होंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम बी के साथ, और सेपरेटली सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे और हम कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तापमान
तापमान का कॉन्सेप्ट उष्मागतिकी के शून्यता के नियम के द्वारा दिया गया। तापमान का कॉन्सेप्ट उष्मागतिकी के शून्यता के नियम के द्वारा दिया गया। ठीक है, हिंदी में खुद लिखो भाई, पेन चलाया करो। जब मैं लिख सकता हूं तो तुम नहीं लिख सकते हिंदी में, हिंदी में लिखिए। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तापमान का कॉन्सेप्ट उष्मागतिकी के शून्यता के नियम के द्वारा दिया गया। तो उसमें जीरो लॉ में कोई ज्यादा खास नहीं है, पेपर में आ जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर किस नियम ने दिया। तो टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है वो उष्मागतिकी के शून्यता के नियम के द्वारा मिलता है। ठीक है, और इसकी जो हमने स्टेटमेंट है वो क्या पढ़ी, कि वो यही पढ़ी कि निकाय ए अगर निकाय बी के साथ तापीय संतुलन में हो और निकाय बी निकाय सी के साथ भी अगर तापीय संतुलन में है तो निश्चित ही निकाय ए और सी भी आपस में तापीय संतुलन में होंगे। ठीक है, तो इसे बाद में अगर कोई लिख नहीं पाया, किसी की स्पीड कम है, तो बाद में क्लास को रोक के लिख लेना। ये हमने हिंदी में 4-5 बार बोल दिया है। बाकी आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी की तुम चाहत रख रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो तो भाई किसी और को मौका दो, फिर क्यों फर्जी तैयारी कर रहे हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसमें खैर एक ही लाइन है जो काम की है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो उष्मागतिकी का बेटा प्रथम नियम हमारे से क्या कहता है, इसे हम इज्जत देंगे, थोड़ा सम्मान देंगे और समय भी देंगे इसे। ये फुल इज्जत मांगता है। ये देखो ये बेटा हमारे पास में एक कोई कंटेनर है, मैंने इसमें कुछ गैस भर ली। ठीक है, ये हमने इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है और हमने यहाँ पे एक मूव करने वाला एक पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन, पिस्टन समझते हो आप सभी लोग। पिस्टन ऐसा कि जैसे ये इसे अगर यहां से हम पकड़ेंगे तो इसे ऊपर नीचे चल सकता है। ये जैसे इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्शन में जो पीछे जो लगा होता है वो पिस्टन होता है, वो जिसे हम ऐसे दबाते हैं और वो अंदर जो लिक्विड होता है फिर वो सुई के द्वारा आपके बॉडी में पहुंच जाता है, तो पिस्टन है वो। ठीक, अब मेरे पास में एक पिस्टन है जो मूव कर सकता है। अब आप हमने गैसें भर दी, तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आपने जो गैस इसके अंदर भरी हुई है, अगर आप इसे डेल्टा क्यू उष्मा प्रदान करें, डेल्टा क्यू उष्मा आपने इसे दी, हीट दी, मान लो कि आपने इसे कुल मिला के 500 कैलोरी हीट दे दी, तो अब ये गैस जिस कंटेनर भरी हुई है, अब इसे हम पूरा एक सिस्टम कहेंगे। तो अगर मान लो कि आपने किसी सिस्टम को, किसी वस्तु को, किसी बॉडी को, किसी पिंड को आपने कुछ हीट दी। अब जैसे बेटा मैंने सिस्टम को जैसे कुछ हीट उष्मा दूंगा तो उस उष्मा का करेगा क्या, तो इसके अंदर इस कंटेनर में जो गैसें भरी हैं ये क्या करेंगे, जैसे गैस क्या करते हैं, गैस के भाई एटम हिलते रहते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस के एटम के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा तेजी से हिलेंगे, टेम्परेचर कम होगा, एनर्जी कम होगी तो आराम आराम से हिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये हमारे पास में ये जो गैसें हैं, इस गैसों को हमने क्या किया, कुछ हीट कुछ उष्मा दे दी। तो जैसे कुछ हीट ये लेंगी गैसें, तो कुछ हिस्सा इस हीट का, जैसे आपने 500 कैलोरी हीट दी तो उस 500 कैलोरी में से मान लो कि 100, 200, 250 कुछ भी, कुछ हिस्सा तो ये जो गैसें होंगी वो अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च कर देंगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो गैसों के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी वो तेजी के साथ हिलने लगेंगी। यानी कंटेनर में गैसें थी थोड़ी, जैसे आप उसे हीट देंगे तो हीट को ले लेके जो गैसों के जो एटम है वो अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे और पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से हिलने लगेंगे। यानी कुछ हिस्सा तो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च कर देंगे वो, बाकी क्या करेंगे, 500 में से मान लो कि 200 कैलोरी तो उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च कर ली। 300 से क्या करेंगे, 300 से क्या करेंगे, इस पिस्टन पर टक्कर मारेंगे और इसे ऊपर की तरफ को सरका देंगे, यानी कि कुछ हीट लेकर वो वर्क कार्य करेंगे। तो यानी कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देंगे, जितनी भी आप हीट देंगे उस हीट का कुछ हिस्सा तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा चेंज करने में, परिवर्तन करने में खर्च होगा और बाकी जो हिस्सा होगा वर्क डन, कार्य करने में खर्च किया जाएगा। यानी 100% ऐसा होगा, अगर आपने 500 जूल हीट दी है, अगर 200 जूल हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में खर्च हो गई तो 100% 300 जूल से कार्य किया जाएगा। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है ये नियम, एनर्जी के कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 500 कैलोरी हीट दी तो 200 कैलोरी से तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और 100 जूल उसने 100 कैलोरी उसने काम किया, 300 हो गया और 200 ऐसे गायब हो जाए।
कभी ऐसा नहीं होगा। तो जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या है, हीट गिवन, दी गई उष्मा है, ये दी गई उष्मा। अब जो आपने उष्मा दी है, इस उष्मा के क्या क्या काम होंगे, एक काम होगा इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। इंटरनल एनर्जी में चेंज करने का मतलब है कि गैसों के मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, किया गया कार्य। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कुछ जो हीट देंगे वो तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में खर्च होगी, और कुछ बाकी क्या करेंगे, इस पिस्टन को उठा देंगे, यानी कि वर्क डन करने में खर्च हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिस्टम को हमने 100 कैलोरी की हीट दी, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में 30 कैलोरी का यूज हुआ, तो कितना वर्क करेगी, 70 जूल, है ना। अच्छा, तो यहां से क्या चल रहा है कि जो भी हम हीट देंगे उसका कुछ हिस्सा यहां गया, कुछ हिस्सा यहां गया, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ से लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 बार अलग अलग पेपर में आ चुकी है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है, ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट लॉ हमें बताता है, फर्स्ट लॉ is an first law is an example of law of conservation of energy, law of conservation of energy। हिंदी में लिखेंगे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम पहला नियम ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। इसमें बेटा दो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 बोलते हम क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस कथन। अब क्लॉसियस को हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो हिंदी इंग्लिश में तो नाम सेम ही होते हैं, तो लिखना क्लॉसियस स्टेटमेंट। ज्यादा करेंगे बहुत ही होने से आप सारा क्लास पढ़ाए सर, थैंक यू। शुभम कुमार कह रहे हैं सर जीरोथ लॉ की डिस्कवरी फाउलर, हाँ जीरोथ लॉ की डिस्कवरी की है R.H. फाउलर ने, FOWLER ने की थी क्या, हाँ R.H. फाउलर। अच्छा, अब क्लोजेस्ट जो स्टेटमेंट है इसने देखो क्या कहा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो है इसमें दो स्टेटमेंट हैं, एक क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। तो क्लोजेस्ट ने बताया हमें इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इनकी स्टेटमेंट ये है कि हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। उष्मा अपने आप से निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ को नहीं बह सकती। कभी ऐसा नहीं होगा कि वस्तु ठंडी है और एक गर्म है तो अपने आप से हीट ठंडे से गर्म की तरफ को जाए, ठंडी चीज और ठंडी हो जाए, गर्म और गर्म हो जाए। हीट अपने आप से हमेशा हाई से लो की तरफ को फ्लो करेगी। तो हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टू हाई, अपने आप से लो से हाई नहीं जा सकती। हाँ, आप किस वर्क कराकर
कुछ कार्य कराकर, एक्सटर्नल वर्क कराकर वो कर सकते हैं। हम एसी में करते हैं कि कमरे के जो है हवाओं को बाहर फेंक रहे हैं, वो ठंडा करते जा रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल काम करके भले हो जाएगा, पर अपने आप से कभी ऐसा नहीं होगा कि एक चीज ठंडी हो, एक गर्म हो, और हीट अपने आप से ठंडी से गर्म की तरफ को चली जाए। तो ये इसमें लिखेंगे क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या है, हीट itself cannot flow, heat itself cannot flow, heat itself cannot flow from low temperature to high temperature. उष्मा स्वयं से निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकती है। उष्मा स्वयं से निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकती है। हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई। या इसी से आप एक बात और लिख सकते हैं, सेकंड लॉ से हमें क्या पता चलता है कि किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी है, किसी सिस्टम का, किसी निकाय की जो एंट्रोपी है वो निगेटिव नहीं हो सकती। याद करो, मैंने आपको हीट के पहले दूसरी क्लास में एक चीज पढ़ाई थी कि एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगर किसी सिस्टम में, किसी गली मोहल्ले में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, बहुत ज्यादा शोर शराबा किसी गली मोहल्ले में होता है, आप मान लो कि बहुत ही कच्ची सी बस्ती में चले गए, बहुत शोर शराबा है वहां पे, तो आप कहोगे सिस्टम की एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उथल पुथल है, बहुत क्योस है, बहुत ज्यादा शोर शराबा है। आप एक पोश एरिया में गए, कुछ शांत माहौल है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा दिन में, तो आप कहोगे इस सिस्टम की, इस गली मोहल्ले की एंट्रोपी कम है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, उथल पुथल ज्यादा दिखे, मान लो कोई कंटेनर है, उसके अंदर गैसें बहुत ज्यादा तेजी के साथ हिल रही हैं, तो हम बोलेंगे इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। गैस के एटम बिल्कुल शांत बैठे हैं तो एंट्रोपी कम है। तो सेकंड लॉ में ये बताता है कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी निगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि जैसे बेटा हीट जो अगर अपने आप से अगर लो टेम्परेचर से हाई की तरफ को चले जाए, तो लो से लगातार हीट क्या करेगी, हाई की तरफ को जा रही है, जारी जारी जारी, अगर लगातार ऐसे होता रहे तो इससे क्या होगा कि जब टेम्परेचर कम होगा तो गैसों के एटम शांत बैठ जाएंगे। वो पहले से हिल रहे थे, टेम्परेचर कम हो रहा है उनका, तो लगातार धीरे धीरे हिल रहे और एक टेम्परेचर पे आके तो फ्रीज हो ही जाएंगे वो, तो एंट्रोपी हो जाएगी जीरो। तो एंट्रोपी जीरो हो जाती है 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। अगर 0 से नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता तो फिर एंट्रोपी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक 0 केल्विन पे एंट्रोपी तो 0 हो जाती है 0 केल्विन पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्लोज स्टेटमेंट से एक बात हमें और पता चलती है कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी निकाय की एंट्रोपी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी निकाय की एंट्रोपी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। भाई आपको पता ना एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, उथल पुथल मचना। टेम्परेचर कम होगा, उथल पुथल कम होगी। टेम्परेचर कम करते करते 0 केल्विन पे जाओगे तो एटम फ्रीज हो जाएंगे, तो 0 केल्विन पे एंट्रोपी हो जाती है 0, क्योंकि बिल्कुल एटम फ्रीज हो गए। अब 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, तो फिर एंट्रोपी नेगेटिव होगी नहीं। तो हमारे पास में है क्लोसियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो सेकंड लॉ की ही सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ही है ये। स्टेटमेंट 2 है, इसे हम कहते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो बेटा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी हीट, कितने भी एनर्जी अगर आप किसी सिस्टम को देंगे, वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी सिस्टम को कुछ हीट दी और सारी की सारी वो वर्क कार्य करने में खर्च कर दे। उस हीट में से कुछ हिस्सा वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लेगा ही लेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो भी आपने हीट दी मान लो किसी सिस्टम को, वो सारे के सारे उसका वर्क कार्य ही कर दे। तो आप मान लो कि कोई भी चीज, जैसे आपने मान लो एसी है, उसे आपने कुछ हीट दी, मतलब कुछ हीट का मतलब क्या है, कुछ एनर्जी दी आपने, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, तो उस एनर्जी में सारे के सारे को वर्क नहीं करेगा। तो कुछ जो उसके अंदर के वायरिंग है, तार वार है, उन्हें गर्म करने में कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे ही वो।
तो सारा का सारा जितने भी हीट किसी सिस्टम को दी जाती है, मान लो कंटेनर में गैस भरी है, ये नहीं कि आपने ऐसे हीट दी और गैस उस हीट को लेकर तुरंत पिस्टन को मूव करना शुरू कर दें, तुरंत उस पिस्टन को उठा दें, सारी की सारी हीट लेती सारे के सारे कार्य में खर्च कर दें। कुछ ना कुछ हीट का हिस्सा वो क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च करेंगे ही करेंगे। तो प्लैंक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल for a system to convert whole heat into work done। हिंदी में लिखेंगे, किसी निकाय के लिए यह असंभव है, किसी निकाय के लिए यह असंभव है कि वह संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम टू कन्वर्ट होल हीट इनटू वर्क डन। तो याद से देख लेना, जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आएगा तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या करेगी, हीट लो से हाई की तरफ को नहीं जा सकती, यानी कि अगर लो लगातार लो से हाई की तरफ को अगर हीट जाती रहेगी तो इसका मतलब है कि भाई फिर तो एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी, और एंट्रोपी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि हीट कभी लो से हाई की तरफ को नहीं जाएगी, तो सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती। केल्विन प्लैंक क्या कह रहा है कि किस सिस्टम के लिए इंपॉसिबल है कि वो सारी की सारी हीट जो दी गई है उसे वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब लिखेंगे स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 कहती है कि द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो। द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो। किसी आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होती है। केमिस्ट्री में आपने क्रिस्टल शब्द पढ़ा है। क्रिस्टल देखो क्या होते हैं, तो मान लो कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी चीज होगी वो एटम से मिलकर बनी होती है। अगर परफेक्ट क्रिस्टल वो होते हैं जिसमें जो एटम से कोई चीज बनी होगी तो उसमें एटम का एक परफेक्ट पैटर्न रिपीट हो रहा हो। जैसे मान लो कि ये मेरे पास में कोई पदार्थ है और अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल है तो जैसे एटम से मिलकर बना है, जैसे मान लो एटम का ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, फिर ऐसे ही है, यानी कि सेम यही पैटर्न जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रिपीट हो रहा हो, रैंडमली एटम इसमें अरेंज ना हो, एक परफेक्ट पैटर्न के हिसाब से अगर एटम अरेंज है तो हम कहेंगे क्रिस्टल। तो किसी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी होती है जीरो। ये थर्ड स्टेटमेंट हालांकि कभी ऐसे पूछी नहीं गई है, आपसे स्टेटमेंट सेकंड के बारे में पूछ सकता है, तो केल्विन प्लैंक का नाम भी लिख सकता है कई बार कि उसकी स्टेटमेंट क्या है, या क्लोजेस्ट स्टेटमेंट भी लिख सकता है, सीधे ये लिख देगा कि हीट लो से हाई की तरफ भी जा सकती है, किससे बदलता है सेकंड लो से, या किसी सिस्टम के द्वारा सारी की सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट से। और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि हीट जब देंगे तो कुछ इंटरनल एनर्जी खर्च करने में होगा और कुछ वर्क डन करने में, यानी कि ये किसका एग्जांपल है, एनर्जी कंजर्वेशन का एग्जांपल है। ये कुछ बातें हमने यहाँ पे क्लास में पढ़ी हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार मार्क कर वो लेके आता हूं मैं यार। इसने लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, एंट्रोपी, टेम्परेचर। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत।
अब देखो मैंने तीनों जो लो हैं आपको बहुत स्पीड के साथ बताए, क्योंकि सर निकल के जो है वो एक ही बात आएगी, वो केवल आपसे ये पूछेगा पेपर में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, 80% चांस इसी के आने के हैं। ये पूछ लेगा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कौन से नियम से पता चलता है, जीरोथ लॉ से, ये दो इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी ये पूछ सकता है सेकंड लॉ के बारे में कि हीट लॉ से हाई की तरफ को नहीं जा सकती है, ये हमें किस बात से किससे पता चलता है, क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो दो तीन ही बातें ही इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें आप जितना भी टाइम लगा लो वो आपको निकल के ही आना है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक लास्ट वैरायटी बची है आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह की, तो वो दो चीज हमें देखनी है। एक क्वेश्चन बेटा ये है हमारे पास में, इसने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाइयों में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपको बताना एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल बतानी है। देखो भाई मान लो कि आपके पास में एक आइडियल गैस एक बर्तन में भरी हुई है, तो उसके प्रत्येक मोलिक्यूल प्रत्येक अणु के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब प्रत्येक मोलिक्यूल का मतलब ये है कि प्रत्येक मोलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी, उसकी आंतरिक ऊर्जा पूछ रहा है। भाई काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब मोलिक्यूल से भाग रहे होंगे, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल का एक फॉर्मूला देखना, और ये क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में रखा 3 नंबर में, ठीक है। नहीं, क्लोज स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अगर बहुत डिटेल में आप जाओगे ना तो दोनों एक ही चीज है वैसे ही है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे एक चीज लिखेंगे इसमें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, इसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप कर लेंगे तुरंत। किसी आदर्श गैस के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा, बेटा इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 3/2 kBT। 3/2 kBT ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी आदर्श गैस के प्रति अणु की औसत गति ऊर्जा होती है 3/2 kBT। यहाँ पे kB का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, होती है 1.38 गुणा 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये सीपीओ में डायरेक्ट पूछ लेता कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1.38 गुणा 10⁻23 जूल केल्विन। और बेटा ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बस याद रखना, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं ना तो हमेशा ऐसा यूनिट रखते हैं, तो टेम्परेचर जो है ना आपको किस में रखना है, केल्विन में, केल्विन के अंदर। तो अगर किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला पता था उसने तुरंत इसका आंसर निकाल दिया होगा। तो जब आपको बेटा ये निकालना है कि प्रत्येक अणु की औसत गतिज ऊर्जा तो होती है 3/2 kBT, तो kB की वैल्यू पता है और टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन आपको जब फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो इसे 273 जोड़ेंगे इसमें तो केल्विन में आ जाएगा 298 केल्विन। तो बच्चों ने गलती बस ये कर दी थी पेपर में कि उन्होंने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया था। तो याद रखना जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आदर्श गैस के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा जो है उसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में 3/2 kBT। तो kB की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है 1.38 गुणा 10⁻23 और टेम्परेचर कितना है 298। तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.17 गुणा 10⁻21 जूल, 6.17 गुणा 10⁻21 जूल। ये एक्चुअल में क्वेश्चन उन्होंने इसलिए पूछ लिया होगा क्योंकि एक फैक्ट भी है ये कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, कि कमरे के तापमान पर किसी आदर्श गैस के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो ये एक फैक्ट के तौर पर भी हम याद रखते हैं। तो उन्होंने इसलिए नहीं पूछा होगा एसएससी में, एसएससी में न्यूमेरिकल आते नहीं बड़े बड़े, तो उन्होंने सोचा होगा कि बच्चों को फैक्ट के तौर पर भी याद होना चाहिए। तो अब चलो यहाँ तो एक फैक्ट था कि 25 डिग्री पे पूछा, किसी पेपर में पूछ ले कि 25 की जगह पूछ ले कि भैया 30 डिग्री बताओ, 50 से बताओ, तो बस याद रखना उस टेम्परेचर को केल्विन बदल लेना, ठीक है। केल्विन में अगर आप उसे बदल लेंगे और फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर देना 3/2 kBT। अब ये नहीं है कि हमने बच्चों को
ये पेपर में आने के बाद ही पढ़ा है, इससे पहले तो हमने बच्चों क्वेश्चन जो है वो ये कराया था। इसने कहा है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, बेटा इंटरनल एनर्जी का मतलब वही होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, के बराबर होती है टी तापमान है, एन गैस के नमूने में अणुओं की संख्या है और के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको पता है कि किसी गैस के जो अणु हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा कह दो, उसका हमने फॉर्मूला बताया कि प्रत्येक अणु की जो आंतरिक ऊर्जा है वो है 3/2 kBT। ये प्रत्येक अणु के लिए है, पर वो प्रत्येक अणु के लिए नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि एन नंबर ऑफ अणु है, एन अगर मोलिक्यूल्स हो तो एन मोलिक्यूल्स के लिए कितनी हो जाएगी 3/2 kB। एक मोलिक्यूल के लिए इतना है तो एन के लिए एन की मल्टीप्लाई कर देना, तो 3/2 kB NT, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें भी अगर आपको अगर अणुओं की संख्या दे दे, एन यहां रख देना, टेम्परेचर दे दे उसे केल्विन में बदल लेना, इसकी वैल्यू आपको पता ही, यहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमने बच्चों को बता रखा था, बस इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं कराया था, तो बस वो जो बच्चा समझदार होगा उसने वैल्यू पुट करके कर लिया होगा। तो एन मोलिक्यूल के लिए एन अणुओं के लिए होता है 3/2 kB NT। अगर एक मोलिक्यूल के लिए, पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रत्येक अणु के बारे में पूछा था उसने, तो एक अणु के बारे में पूछेगा तो 3/2 kBT होगा, और एन अणुओं के बारे में पूछेगा तो ये होगा। तो बेटा क्या है ये वाला जो फॉर्मूला ये है पर मोलिक्यूल के बारे में, पर मोलिक्यूल ये फॉर्मूला है एन मोलिक्यूल के बारे में, एन अणुओं के बारे में। लेकिन अगर आपसे बेटा कह दे कि एक मोल के लिए बताओ, एक मोल अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, तो एक मोल में अणुओं की संख्या क्या होती है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अगर बेटा मेरे पास में केबी है और ये मान लो कि मेरे पास जो मोलिक्यूल है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, तो इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर को मिला देंगे हम। अगर मेरे पास एन मोल के लिए बात करें, मेरे बात करें एक मोल की, तो हमें पता है कि एन मोलिक्यूल के लिए तो इतना होता है, और एक मोल में मोलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो हो जाएगा 3/2 kB। अब मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे, एक मोल में होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 3/2 kB NT ये बन जाएगा। भाई ये क्या एक मोलिक्यूल के लिए है, ये एन मोलिक्यूल के लिए, एन अणुओं के लिए है। लेकिन अगर वो एन अणु का ना पूछ के एक मोल पूछे, तो एक मोल में अणुओं की जो संख्या हो जाती है, भाई एन मोलिक्यूल के लिए है तो एक मोल में अणुओं की संख्या हो जाती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये जो एवोगाड्रो नंबर है, इनकी जो मल्टीप्लाई से बनता है वो बनता है गैस कांस्टेंट, उसे लिखते हैं हम आर से। तो यहाँ पे जो आर है वो किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो आपसे पेपर में 3 बातें पूछ सकता है कि एक प्रत्येक अणु की गतिज ऊर्जा, प्रत्येक अणु की आंतरिक ऊर्जा पूछ ले या काइनेटिक एनर्जी पूछ ले। तो एक अणु की आंतरिक ऊर्जा है 3/2 kBT, ये एक अणु के लिए है। एन अणुओं के लिए कितनी है 3/2 kB NT, वो एक अणु के लिए है तो एन अणुओं के लिए एन की मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर वो बोल दे कि एक मोल के लिए कितनी है, तो मोल में फिर याद रखना आर आता है, तो ये 3/2 RT हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां से भी आपको क्वेश्चन दिखाऊं, ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 29 करो। इसने कहा था टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ ए मोनोटोमिक गैस इज इक्वल टू, तो बेटा हमें बोलता है एक मोल के लिए, तो एक मोल के लिए बनेगा 3/2 RT, तो एक मोल के लिए बनता है 3/2 RT। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल में लास्ट फॉर्मूला आपको मुझे इससे बताना है। ये कह रहा है ए स्टील रोड विद थर्मल कंडक्टिविटी, ये बेटा थर्मल कंडक्टिविटी पूरा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है एक्चुअल में, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इतना, हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, लेंथ इतना, इफ टू एंड ऑफ द रोड आर मेंटेन एट ए टेम्परेचर डिफरेंस 300 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ फ्लो फिट फ्लो थ्रू द रोड। ये कह रहा है कि 50.2 वाट पर मीटर केल्विन, ये बेटा इससे कैपिटल डब्ल्यू होता है वाट, ये मीटर केल्विन की तापीय चालकता गुणांक वाली, तापीय चालकता वाले एक स्टील रोड का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल इतना है, लंबाई इतनी है, छड़ के दोनों सिरों पर 300 डिग्री के तापमान पर बनाए रखा जाता है, छड़ के माध्यम से उष्मा प्रवाह की दर बताइए। देखो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है पहले समझो, ये ऐसा क्वेश्चन केवल रेलवे वाले बच्चों के लिए है। देखो ये बेटा मेरे पास में एक छड़ एक रोड है, इस रोड का मान लो कि जो एक एंड है, एक सिरा जो है वो T1 टेम्परेचर पे, एक T2 पे है, यानी एक मान लो कि इसका टेम्परेचर T1 ज्यादा है, T2 कम है, तो ये तापमान इसका ज्यादा मान लो 200 डिग्री पर है और ये 20 डिग्री पर है, तो हीट ऐसे फ्लो करेगी। तो कह रहा अगर कोई छड़ जो है उसका एक सिरा जो है T1 तापमान पे T2 पे हो, तो उसे जो हीट जो फ्लो करेगी उसकी दर बताना कि कितनी तेजी के साथ फ्लो करेगी।
तो बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होती है उसमें जो कितना तेजी के साथ रोड से प्रवाह करेगी उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। टाइम से भाग करने वाला होता है दर, रेट। तो कितना तेजी के साथ हीट फ्लो करेगी उसका फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा थीटा, के ए डेल्टा थीटा बाई डी लिख लेंगे, एल लिख लें, चलो डी लिख लो, के ए डेल्टा थीटा बाई डी। देखो यहाँ पे इन सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो बेटा, ये जो डेल्टा थीटा क्या है, ये क्या टेम्परेचर में कितना चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर, दोनों सिरों में तापमान में कितना अंतर है, ये है टेम्परेचर में चेंज। डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे, T1 माइनस T2, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दोनों सिरों में, टेम्परेचर का डिफरेंस, तापमान का अंतर कितना है। एक है बेटा इस छड़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस छड़ का कितना एरिया वो है, एक क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक। और डी क्या है, दोनों सिरों के बीच की दूरी, यानी कि छड़ की लंबाई, लेंथ ऑफ रोड। तो पेपर में देखो आपको उसने छड़ का जो है लंबाई भी दे रखी है, तापमान का डिफरेंस कितना है 300 डिग्री सेल्सियस भी दे रखा है, आपको एरिया भी दे रखा है, और ये के बेटा क्या यहाँ पे, यह कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप ये चालकता गुणांक के भी दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है उष्मा प्रवाह की दर, ये उष्मा के क्यू बाई टी का मतलब होता है उष्मा प्रवाह की दर, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या आप इसे नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। जैसे देखना बड़े ध्यान से, हमारे पास में जो छड़ दे रखी है इसके दोनों सिरों, अगर एक सिरे का तापमान T1 हो एक का T2 हो, तो तापमान में अंतर दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है, और लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर की लंबाई दे रखी है। और आपको जो है तापीय चालकता गुणांक ये दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है 50.2 वाट पर मीटर केल्विन, 50.2 वाट पर मीटर केल्विन। केल्विन लिखा तो तापमान में डिफरेंस डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ मीटर लिख रखा तो मैंने मीटर में पहले से ही, ये तो है ही, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है, अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। तो ऊष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा थीटा बाई टी। तो के की वैल्यू कितनी है 50.2 वाट पर मीटर केल्विन। एरिया कितना दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है 0.02 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर में चेंज दे रखा है 300 केल्विन का, और सॉरी नीचे डी है ये, डी, और लंबाई कितनी दे रखी है आपको, डी या एल जो भी लिखना चाहो आप, 15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब इसे आपको क्या करना है, इसे सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन को, भाई एक मीटर ये, एक मीटर ये, तो 2 मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, ठीक है। केल्विन से केल्विन कट गया, 15 दूनी 30, ये 20 आ गया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में ये एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये हटाएंगे तो 2 0 आ गई, ठीक है। और ये 2 लिखा हुआ है, ये 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, या 10 की पावर प्लस की 10 की पावर माइनस 2, ये भी खत्म हो गया। इस 0 से ये वाली 0 भी चली गई, तो मेरे पास कितना है 502, और ये कितना है मेरे पास में 2 दूनी 4, और केवल क्या बचा है वाट। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 0 5 चौक 20, तो 20,000 वाट आ जाएगा। तो वाट को हम लिख सकते हैं, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 2.008 गुणा 10 की पावर 3 जूल पर सेकंड। 10 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं किलो, तो ये बन गया 2.008 किलो जूल पर सेकंड। तो किलो जूल पर सेकंड में आंसर पूछ रखा है, तो हमारा इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, 2 किलो जूल पर सेकंड, ठीक है। तो देखो वाट जो होता है ना, वाट को बेटा हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, तो मैंने बाद में इस वाट को, मेरे पास जो आंसर आया था
वो आया था 2008 वाट, तो मैंने इस वाट को बदल दिया जूल पर सेकंड में, पर जूल में भी आंसर नहीं लिखा, किलो जूल में लिखा है, तो किलो का मतलब होता है 1000, तो मैंने इधर पॉइंट लगा दिया तो 10 की पावर 3 बन गई, तो किलो जूल पर सेकंड आंसर बन गया इसका हमारा। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्वेश्चन का आंसर। इसी में ही एक क्वेश्चन अगर आप ये देखें, लिखा है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या थर्मल कंडक्टिविटी लिख दे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एक ही बात है वो। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा इकाइयों में तापीय चालकता की इकाई क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या बनेगी बेटा, अगर आप इसकी एसआई यूनिट निकालना चाहोगे तो अभी हमने पढ़ा था कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, अच्छा अब उसने हमारे से पूछा कि इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में वाट जो होता है बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, और नीचे लिखा मीटर केल्विन, तो जूल पर मीटर केल्विन सेकंड, ये बी वाला ऑप्शन बनेगा। जल्दीबाजी में ये वाट पर मीटर केल्विन पर टिक मत लगा देना, ठीक है। तो इसका बनेगा जूल पर मीटर केल्विन सेकंड, ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपकी क्लास का ये। दो चार मिनट अगर एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, लास्ट क्लास है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो सकती हैं। ये क्वेश्चन करना लास्ट वाला, ये मान के चल रहा हूं कि मैं ये आपको आता होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने। हम्म, चलो देखो इसने लिखा है रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड। रेडिएशन क्या होता है, सन से जो एनर्जी आती है ना उसे हम कहते हैं कि वो आते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। रेडिएशन होता है एनर्जी का आना, तो जो रेडिएशन का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर करने का वो तरीका जिसमें हीट डायरेक्टली आए उसे हम कहते हैं रेडिएशन। जैसे मान लो कि सूर्य जो है, सन से जब एनर्जी आती है तो सूर्य और धरती के बीच में अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में तो कोई पार्टिकल कोई मीडियम है नहीं, अंतरिक्ष में तो वैक्यूम निर्वात होता है, तो धरती और सूर्य के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, लेकिन तब भी सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच रहा है। तो बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के भी, बिना किसी मीडियम की सहायता के बिना भी अगर हीट एक से दूसरी जगह पहुंच जाए तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। अब इसमें लिखा है इसने पहले में कि विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, तो बिना एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो बेटा एक कंडक्शन चालन की परिभाषा होती है, आपको ठोसों में देखने को मिलता है कंडक्शन चालन। अगर मान लो मुझे कोई ठोस गर्म करना है तो उसमें क्या होता है कि आपने इस वाले हिस्से को गर्म किया तो पहले इधर वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा छड़ का, जब ये गर्म हो जाएगा अपनी हीट बगल वाले को देगा, ये गर्म हो जाएगा, फिर अपने बगल वाले को ये गर्म हो जाएगा। तो जब ठोस गर्म होते हैं तो ठोसों के पार्टिकल अपनी जगह से हटते नहीं है, तो पूरी छड़ में पहले ये वाला हिस्सा गर्म तपेगा, फिर जो उसके बगल में पार्टिकल है उन्हें हीट देगा, फिर वो गर्म हो जाएंगे, फिर अपने बगल वाले को हो जाएंगे। तो बिना पार्टिकल के हिले, बिना पार्टिकल के एक्चुअल मोशन के अगर हीट एक से दूसरी जगह तक जाए तो बेटा उसे हम कहते हैं कंडक्शन चालन। और ये आपको ठोसों में देखने को मिलता है, सॉलिड में। कंडक्शन कहां देखने को मिलता है, सॉलिड में। और कंडक्शन में क्या होता है कि विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल
हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। लेकिन बेटा पार्टिकल अगर हीट एक्चुअल मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कंपन कर रहे कणों की वास्तविक गति से, जैसे आप लिक्विड और गैस में देखना, जब घर में अपने पानी गर्म करते हैं, जब पानी गर्म होता है, जब पानी में खद्दे लगते हैं तो पूरा पानी घूम रहा होता है। अगर पार्टिकल सच में मोशन करते हुए दिखें आपको, भाई जब आप पानी को गर्म करेंगे नीचे का पानी गर्म होगा तो गर्म होकर पानी हल्का हो जाएगा, ऊपर उठेगा, ठंडा पानी भारी होता है नीचे आएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठेगा। अगर पार्टिकल अभी आपको ऊपर नीचे हिलते हुए दिखाई दें तो पार्टिकल के एक्चुअल मोशन से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन उसे हम कहते हैं संवहन। इसमें पार्टिकल एक्चुअल मोशन करते हुए दिखेंगे, आपको हिलते हुए दिखाई देंगे, और ये चीज आपको दिखाई देगी लिक्विड और गैस में, लिक्विड और गैस के बीच में। तो अगर कोई लिक्विड और गैस गर्म हो रहा होगा, अगर कोई लिक्विड और गैस गर्म हो रहा है, जैसे पानी गर्म हो रहा हो, गैसें गर्म हो रही हो, तो लिक्विड और गैस जब गर्म होते हैं ना तो उनके पार्टिकल आपको हिलते हुए दिखाई देंगे। तो पार्टिकल के एक्चुअल मोमेंट से अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो हम कहते हैं कन्वेक्शन संवहन, और ये लिक्विड और गैस में होता है। अगर पार्टिकल जो है पदार्थ के कण जो है अपनी जगह से ना हिले और हीट ट्रांसफर हो जाए तो हम कहते हैं कंडक्शन चालन, और बिना किसी माध्यम की सहायता की अगर हीट एक से दूसरी जगह पहुंच जाए तो हम कहते हैं रेडिएशन, उसे हम कहते हैं विकिरण। ठीक है, और ये जो रेडिएशन जो है ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी चल सकती हैं। भाई जो सन की एनर्जी है वो कांच से भी पास हो सकती है, पानी से भी पास हो सकती है, एयर से भी पास हो सकती है, और वैक्यूम में भी चल सकती है। तो रेडिएशन सब में चल सकती है, लेकिन सबसे बढ़िया चलती है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में मैं स्टार बना देता हूं। कंडक्शन आपको बहुत बढ़िया देखने को मिला सॉलिड में, तो सॉलिड में स्टार बना दो। कन्वेक्शन बढ़िया होता है लिक्विड और गैस में, तो यहाँ पे स्टार बना दो। ठीक है, होने को तो रेडिएशन इनमें भी चलेंगी, लेकिन सबसे बढ़िया कहां चलेंगी? वैक्यूम में। ठीक है, तो छोटा सा ये मैं मान के चल रहा हूं, ये आपको हल्का फुल्का पता होगा इसका। तो खैर अब हमारी तरफ से आपकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संबंध समाप्त हो गया। अभी ये कैरियर 1 करके एक नया चैनल आएगा, उस पर मैं हीट के ही सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है कि हीट वगैरह के ही कराए जाए, तो आप एक तो इस मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से है। तो आप टेलीग्राम पे लिखेंगे अंकुर सर फिजिक्स बिना स्पेस दिए, तो जिस चैनल में लगभग 27,000 बच्चे हों उसे ज्वाइन कर लेना। 27,000 के आसपास बच्चे हैं इसमें, 26.9 है शायद अभी। तो उससे हम लगातार कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। कोई चीज अगर आपके रह जाएगी तो वहां आप उसमें डाल देना कमेंट में, कोई क्वेश्चन का आपको डाउट हो तो हम मिलते रहेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप जीवन में बहुत बढ़िया करें। ठीक है, और मैं आपको इस हीट वाले चैप्टर की 5-7 पीडीएफ भी दूंगा, सोल्ड पीडीएफ। वो पीडीएफ आपको मिलेंगी आज की क्लास का शाम तक मिल जाएंगी। तो उन जो 5-7 पीडीएफ मिलेंगी इस हीट चैप्टर की, जो बच्चे एएलपी वगैरह की या मान लो कि रेलवे के और किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन 5-7 पीडीएफ को भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम ये इतना ही समाप्त कर रहे हैं, और बाकी कुछ हमारे से गलती रह गई हो तो उसके लिए क्षमा है। कोई बच्चा कभी बुरा मान गया हो, हमने उसे डांट दिया हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कई बार क्लास में करना पड़ता है, टीचर की मजबूरी है कि बच्चे कई बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं क्लास को। और बाकी हम यूट्यूब वगैरह पे लगातार कनेक्ट रहेंगे, वहां पे हम आपको और बढ़िया सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करा देंगे। इसकी 5-7 कम से कम हो सकता है कि 7 पीडीएफ मिले आपको, सोल्ड पीडीएफ होंगी, सारे क्वेश्चन कलेक्शन होगा, किसी और बुक से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन 5-7 पीडीएफ को कई बार कर लेना, इस चैप्टर में आपको 100% कवर हो जाएगा जितना हमारे से पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।